नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम सियासी घराने @2024 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा में कई बड़ी राजनीतिक घटनाएं इस साल देखने को मिली, लेकिन प्रदेश के कई बड़े सियासी घरानों के लिए भी ये साल काफी अहम रहा। किसी राजनीतिक परिवार की पौबारे हुई है तो किस परिवार को जनता ने पूरी तरह से किनारे किया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप देखिए सियासी घरानों के लिए कैसा रहा साल 2024। जब भी हरियाणा की सियासत में राजनीतिक घरानों की बात होती है तो सबसे पहले जिसका नाम जहन में आता है वो है देवीलाल परिवार। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री और 2 बार प्रदेश के सीएम रहे ताऊ देवीलाल का परिवार हरियाणा में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। कभी इस परिवार की तूती बोलती थी, आज भी राज्य में इस परिवार के 2 क्षेत्रीय दल हैं। वो बात अलग है कि जनता ने परिवार के ज्यादातर लोगों को लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में भी नकार दिया, लेकिन राजनीतिक परिवारों में इस परिवार के सबसे ज्यादा सदस्य चुनावी मैदान में थे और कई जगहों पर पारिवारिक सदस्यों को ही चुनौती भी दे रहे थे, जिनमें से लोकसभा चुनाव में किसी को सफलता नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में भी इनेलो की टिकट पर 2 ही पारिवारिक सदस्य विधानसभा पहुंच पाए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में देवीलाल परिवार की स्थिति पर यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की सियासत में देवीलाल परिवार की हमेशा से अहम भूमिका रही है। देश की आजादी के बाद संयुक्त पंजाब के समय से ही देवीलाल परिवार राजनीति में सक्रिय रहा है। विधायक से लेकर मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री पद तक चौधरी देवीलाल पहुंचे, देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बड़े बड़ों की नींद उड़ाने का काम किया। लेकिन जब देवीलाल केंद्रीय राजनीति में पहुंचे तो परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने। वो भी प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री बने। परिवार के कई सदस्य कांग्रेस और बीजेपी में भी रहे, लेकिन प्रदेश में इनेलो का दबदबा काफी समय तक देखने को मिला। भले ही साल 2005 के बाद से परिवार की पार्टी इनेलो सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन साल 2014 में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आई तो विपक्ष के नेता परिवार के सदस्य अभय चौटाला बने। सत्ता में आने की स्थिति में आते आते साल 2019 में पार्टी और परिवार को टूट का सामना भी करना पड़ा और एक नई पार्टी जेजेपी बनी, जिसने विधानसभा चुनाव 2019 में 10 सीटें जीती और इनेलो ने सिर्फ 1। जेजेपी ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया तो बदले में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला डेप्यूटी सीएम बनाए गए। सत्ता के लिए बनाए ये गठबंधन अगले लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले टूट गया और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी हो या इनेलो, सबका बुरा हाल रहा। यहाँ तक कि बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रणजीत चौटाला भी हार गए। लोकसभा चुनाव 2024 में चौटाला परिवार के उम्मीदवार रणजीत चौटाला बीजेपी हिसार से हारे, अभय चौटाला इनेलो कुरुक्षेत्र से हारे, नैना चौटाला जेजेपी हिसार से हारे। कुछ ऐसा ही हाल इस परिवार के सदस्यों का इस बार विधानसभा चुनाव में भी हुआ। कुल मिलाकर 8 सदस्य चुनावी मैदान में थे, जिनमें से कुछ का मुकाबला आपस में ही था। कहीं दादा पोता तो कहीं चाचा भतीजे चुनावी मैदान में, जिनमें से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 2 उम्मीदवारों ने बाजी मारी। इनके अलावा चाहे कोई प्रदेश का डेप्यूटी सीएम रहा हो या कैबिनेट मंत्री, 6 सदस्यों को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2024 में चौटाला परिवार के उम्मीदवार इनेलो के अर्जुन चौटाला रानिया से जीते, इनेलो के आदित्य चौटाला डबवाली से जीते, इनेलो से ही अभय चौटाला ऐलनाबाद से हारे, इनेलो की सुनैना चौटाला फतेहाबाद से हारी, निर्दलीय लड़े रणजीत चौटाला रानिया से हारे, जेजेपी से लड़े दुष्यंत चौटाला उचाना से हारे तो जेजेपी के ही दिग्विजय चौटाला डबवाली से हारे और कांग्रेस के अमित सिहाग को भी डबवाली से हार का सामना करना पड़ा। देवीलाल परिवार कभी हरियाणा की सियासत का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा परिवार रहा है, लेकिन परिवार में टूट के बाद से ये परिवार लगातार कमजोर होता जा रहा है। पारिवारिक सदस्यों की 2-2 राजनीतिक पार्टियां हैं
तो कुछ बीजेपी और कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। कुछ निर्दलीय भी ताल ठोकते नजर आते रहते हैं, लेकिन अब इस परिवार की राजनीतिक पकड़ ढीली होती जा रही है, क्योंकि साल 2005 में इस परिवार के हाथों से सत्ता छूटी थी। तब से इनेलो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। साल 2014 में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में जरूर इनेलो आ गई थी, लेकिन उसके बाद साल 2019 में सियासी हाशिए पर चली गई। एक भी सदस्य लोकसभा चुनाव में इनेलो का नहीं पहुंच पाया, और तो और विधानसभा चुनाव में भी एक सीट पर पार्टी सिमट गई। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले परिवार में टूट और पार्टी में टूट का खासा नुकसान इनेलो को उठाना पड़ा। विधानसभा चुनाव में सिर्फ अभय चौटाला एलनाबाद सीट पर जीत हासिल कर पाए थे। उनके अलावा सभी इनेलो उम्मीदवार न सिर्फ हार गए, बल्कि पार्टी का वोट शेयर भी धड़ाम से पूरी तरह से नीचे खिसक गया। इस बार इनेलो को कुछ उम्मीदें थी, लेकिन साल 2024 के चुनाव में भी पार्टी का एकमात्र बड़ा चेहरा अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से न सिर्फ लोकसभा सीट पर हारे, बल्कि अपनी सीट एलनाबाद भी हार गए। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी और परिवार के 2 सदस्यों को जीत हासिल हुई। अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला और चचेरे भाई आदित्य चौटाला को जीत मिली, लेकिन वोट फीसदी में भी कोई खासा इजाफा नहीं हुआ। जेजेपी के मुख्य चेहरे की जमानत हुई जब्त। साल 2019 के चुनाव से कुछ महीने पहले जब देवीलाल परिवार में टूट हुई, तब परिवार के 2 सदस्य दुष्यंत और दिग्विजय को इनेलो से निष्कासित किया गया था। इस दौरान न सिर्फ परिवार टूटा, बल्कि पूरी पार्टी ही टूट गई और एक नई पार्टी का जन्म हुआ, जेजेपी। लोकसभा चुनाव 2019 में जेजेपी का कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव तक जेजेपी नेताओं ने एक माहौल बनाया। दुष्यंत चौटाला में ताऊ देवीलाल की छवि बताई गई और इसका फायदा परिवार को मिला भी। सहानुभूति तो काम आई ही, साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में बड़े चेहरों का साथ भी मिल गया, जिनके बूते 10 सीटें मिली। और साल 2019 का चुनाव परिणाम भी ऐसा रहा कि हंग असेंबली बनी, तो सत्ता में सहयोगी दल की भूमिका जेजेपी को मिली। लेकिन जेजेपी का इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इतना बुरा हाल हुआ, जो जेजेपी नेताओं ने शायद ही सपने में भी नहीं सोचा होगा। साल 2019 विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को करीब 15% वोट मिले थे, वो 1% से भी नीचे आ गई। लोकसभा में भी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई और विधानसभा चुनाव में तो पूर्व डिप्टी सीएम अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। जेजेपी से जुड़ा एक भी सदस्य विधानसभा नहीं पहुंच पाया। ताऊ देवीलाल के परिवार के बाद अब बात करते हैं भजनलाल परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की। ये दोनों ही परिवार हिसार संसदीय क्षेत्र की सियासत करते रहे हैं और दोनों ही परिवारों के लिए साल 2024 सियासत के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। एक अरसे के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही ताकतवर परिवारों का कोई भी सदस्य ना विधायक बन पाया है और न ही सांसद। जनता का दिल जीतने में दोनों परिवार असफल रहे। दोनों परिवार अपने अपने दलों में भी असहज ही दिखे। ये रिपोर्ट आप देखिए। लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा जाता है और बिल्कुल ठीक ही कहा जाता है। इस बार हरियाणा के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, जनता ने अच्छों को ठिकाने लगाने का काम किया। भजनलाल परिवार का आदमपुर सीट पर 57 सालों से कब्जा था। इस बार जनता ने उसे भी छीन लिया और उचाना सीट पर चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार और देवीलाल परिवार की सियासी खींचतान चलती रहती थी। वहां भी जनता ने देवेंद्र अत्री के रूप में नया चेहरा चुनकर विधानसभा भेजा। तो हुई ना लोकतंत्र में जनता ही भगवान। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से पूर्व सीएम भजनलाल के परिवार का जो भी सदस्य चुनाव में खड़ा हुआ, वो जीतकर विधानसभा पहुंचता रहा। लेकिन साल 2024 का विधानसभा चुनाव कुछ अलग था। आदमपुर के लोगों ने परिवारवाद पर चोट मारी और पहली बार परिवार के सदस्य भव्य बिश्नोई को चुनाव में हराकर एक नए चेहरे चंद्र प्रकाश को विधानसभा भेजा। आदमपुर सीट पर कुल मिलाकर 18 चुनाव हुए, जिनमें पहली बार ऐसा हुआ कि इस परिवार के सदस्य को जीत नहीं मिल पाई। इससे पहले पूर्व सीएम भजनलाल चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़े या हजका से,
कुल मिलाकर 9 बार यहां से विधायक रहे। 4 बार उनके बेटे और एक बार परिवार के अन्य सदस्य, जिसमें पूर्व सीएम भजनलाल की पत्नी जसमा देवी, कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई इस सीट से विधायक रह चुके हैं। सीट पर करीब 4 बार उपचुनाव हुआ। इन चारों उपचुनाव में भी परिवार का दबदबा यहां कायम रहा। आदमपुर में 1998 में पहली बार उपचुनाव हुआ। कांग्रेस की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई 17,000 से ज्यादा वोटों से जीते। साल 2008 में दूसरा उपचुनाव हुआ। हजका की टिकट पर भजनलाल ने 26,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। साल 2011 में तीसरा उपचुनाव हुआ। हजका की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई 22,669 वोटों से जीती। साल 2022 में चौथा उपचुनाव बीजेपी की टिकट पर भव्य बिश्नोई ने 15,740 वोटों से जीत दर्ज की। साल 2024 में हरियाणा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हुए हैं। भजनलाल परिवार को आदमपुर विधानसभा सीट पर हार का सबसे बड़ा झटका लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक झटका इस परिवार को लगा। इसके पहले कुलदीप बिश्नोई खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिली। इतना ही नहीं, राज्यसभा सीट के लिए भी कुलदीप बिश्नोई का नाम चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई ने काफी प्रयास किए, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल पाई। संगठन में भी चुनाव के समय जरूर कुलदीप बिश्नोई एक्टिव दिखे, लेकिन उसके अलावा संगठन में भी उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी नहीं मिली। हालांकि ऐसा नहीं है कि परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा नहीं पहुंचा। कुलदीप बिश्नोई के भाई और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर पंचकूला से चुनाव जीतकर विधानसभा जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और परिवार के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा। अब बात चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी खुद सक्रिय राजनीति करने का दावा करते रहे हैं, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया और अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को हिसार से बीजेपी की टिकट दिलवाई, जिसके बाद से उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। परिवार में उनकी पत्नी प्रेमलता उचाना से विधायक रह चुकी हैं और बेटे बृजेंद्र साल 2019 में हिसार लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले तत्कालीन सांसद बृजेंद्र सिंह की हिसार से टिकट कटने की चर्चाएं चली, तो उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस में हिसार से टिकट की दावेदारी भी पेश की। इसी भरोसे पूरे परिवार की कांग्रेस में वापसी हो गई, लेकिन हिसार से कांग्रेस ने सिटिंग सांसद रहे बृजेंद्र सिंह को टिकट न देकर परिवार को बड़ा झटका दिया और हिसार से कांग्रेस नेता जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की सियासी गर्माहट शुरू हुई। शुरुआत में सियासी गलियारों में चर्चाएं चली कि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट मिलना मुश्किल है, लेकिन इस बार किसी तरह बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस से उचाना के लिए टिकट मिल गई। परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने का आखिरी मौका बृजेंद्र सिंह के पास था और परिवार की पारिवारिक सीट उचाना पर जीत दर्ज करने का भी। पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह और मां प्रेमलता समेत परिवार के सभी सदस्यों ने बृजेंद्र सिंह की जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन उचाना सीट पर भी परिवार कमजोर पड़ गया और ये सीट परिवार के हाथों से एक बार फिर निकल गई। उचाना सीट 1977 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर अब तक 11 बार चुनाव हो चुका है, तो 6 बार चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार का कब्जा रहा, जिसमें से 5 बार खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ से विधायक रहे। एक बार उनकी पत्नी प्रेमलता ने साल 2014 का चुनाव जीता और विधानसभा पहुंची। इसके अलावा यहाँ इनका मुकाबला रहा है चौधरी देवीलाल परिवार से। साल 2009 में ओपी चौटाला खुद यहाँ से विधायक चुने गए थे और साल 2019 में दुष्यंत चौटाला ने उचाना से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। पिछले कुछ चुनावों से इस सीट पर एक ट्रेंड सा बन गया था, एक बार देवीलाल परिवार तो दूसरी बार चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार यहाँ से जीतता था। लेकिन इस बार जनता का मूड बदला और जनता ने न सिर्फ देवीलाल परिवार के सदस्य और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त करा दी, बल्कि साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को भी विधानसभा नहीं भेजने का फैसला सुनाया। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री की जीत हुई। भले ही जीत का अंतर प्रदेश में सबसे कम सिर्फ 32 वोटों का रहा, लेकिन जीत तो जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कई सियासी परिवारों के लिए साल 2024 जरूर अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके अधूरे ख्वाब इस साल पूरे हुए हैं। इस मामले में जहां चौधरी बंसीलाल परिवार की पौबारे हुई, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के परिवार की सियासी ताकत में भी इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट आप देखिए। भले ही हरियाणा के बड़े सियासी परिवार
चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल परिवारों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ सियासी परिवार ऐसे हैं जिनके लिए ये साल काफी अच्छा रहा। न सिर्फ सियासी कद में इजाफा हुआ, बल्कि कुछ अधूरे ख्वाब भी पूरे हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का सीएम बनने का सपना भले ही पूरा नहीं हुआ, लेकिन बेटी को चुनाव लड़वाने और राज्य सरकार में मंत्री पद दिलवाने में राव इंद्रजीत सिंह सफल रहे। तो वहीं किरण चौधरी ने जैसे ही बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तो वैसे ही मानो उनकी भी लॉटरी लग गई। हरियाणा की सियासत में इस परिवार का भी अहम योगदान रहा है। परिवार की सक्रिय सदस्य किरण चौधरी पारिवारिक विरासत को संभाल रही हैं। बेटी श्रुति चौधरी भी पिछले काफी समय से सक्रिय राजनीति में है। एक बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद की सदस्य भी रह चुकी हैं। लेकिन इस बार साल 2024 में कांग्रेस ने श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस से नाराज हो गए। टिकट के लिए काफी भागदौड़ भी की गई, लेकिन उसके बाद भी जब आला कमान ने किरण चौधरी को तवज्जो नहीं दी, तो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। और जैसे ही पाला बदला, उसके बाद तो जैसे उनकी लॉटरी लग गई। किरण चौधरी की बीजेपी में आते ही लगी लॉटरी। 19 जून किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हुई। 20 अगस्त बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। 27 अगस्त किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई। 4 सितंबर विधानसभा चुनाव के लिए श्रुति चौधरी को बीजेपी ने तोशाम सीट से उम्मीदवार बनाया। 8 अक्टूबर तोशाम से श्रुति चौधरी विधानसभा चुनाव जीती। 17 अक्टूबर श्रुति चौधरी ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। सिलसिलेवार तरीके से आपने देखा, सिर्फ 5 महीने में इस परिवार की किस्मत बदल गई। वो परिवार जो कांग्रेस में परेशान हो रहा था, इस तरह से किनारे लग चुका था, वो परिवार अब सत्ता में है। किरण चौधरी खुद राज्यसभा सदस्य हैं और उनकी बेटी श्रुति चौधरी नायब सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सिंचाई मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय संभाल रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके समर्थक इन्हें राजा साहब कहते हैं। राव तुलाराम के वंशज राव इंद्रजीत सिंह प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। दक्षिण हरियाणा में इस परिवार की काफी अच्छी पकड़ मानी जाती रही है। राव इंद्रजीत सिंह साल 2014 में बीजेपी में शामिल हुए। तब से लगातार गुरुग्राम से सांसद चुने जा रही हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के पद पर बने हुए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के बाद और केंद्र में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाने का मामला था और सीएम नहीं बन पाने की कसक तो पुरानी ही है, लेकिन बेटी आरती राव को चुनाव लड़वा पाने का ख्वाब इस बार जरूर पूरा हुआ। और सिर्फ चुनाव लड़वाने का ही नहीं, बल्कि बेटी आरती राव नायब सैनी कैबिनेट में मंत्री भी बनाई गई। आरती राव प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही हैं। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राव इंद्रजीत सिंह के सियासी कद में काफी इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने राव इंद्रजीत को काफी तरजीह दी है और दक्षिण हरियाणा में उनकी पसंद के उम्मीदवारों पर दाव भी लगाया, जिसमें राव इंद्रजीत की पसंद के सभी उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। किरण चौधरी और राव इंद्रजीत सिंह, इन दोनों नेताओं के लिए ये साल काफी अच्छा रहा। राव इंद्रजीत सिंह पहले ही केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी बेटी अब प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुकी हैं और इसी तरह किरण चौधरी भी अब राज्यसभा पहुंच चुकी हैं और उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी नायब कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। ऐसे में दोनों परिवारों के लिए ये साल काफी अच्छा साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की सियासत में हुड्डा परिवार का अपना अलग प्रभाव है। यह परिवार देश की आजादी के बाद से ही सक्रिय राजनीति में है और पिछले कुछ सालों से अब तो हरियाणा कांग्रेस मतलब
हुड्डा कांग्रेस हो रखा है। यहां तक कि कांग्रेस की कथित गुटबाजी में अगर सबसे मजबूत गुट कोई माना जाता है तो वो भी हुड्डा गुट को ही माना जाता रहा है और इसकी झलक भी समय समय पर देखी जाती रही। इस बार भी भले ही हरियाणा में कांग्रेस हार गई हो, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार का दबदबा पार्टी और प्रदेश में कायम रहा। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के राजनीतिक परिवारों में हुड्डा परिवार का भी अपना अलग रुतबा है। पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल को एक नहीं तीन बार हराने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार देश की आजादी के समय से ही सक्रिय राजनीति में है। भूपेंद्र हुड्डा न सिर्फ प्रदेश के 2 बार सीएम रहे, बल्कि प्रदेश में बड़े जाट नेता के तौर पर भी उन्हें पहचाना जाता है। पिता रणबीर हुड्डा सांसद रहे, बेटा दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद है। हरियाणा की सियासत में हुड्डा परिवार का दबदबा भी कम नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार की सीएम और 2 बार नेता विपक्ष रह चुके हैं। बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी लोकसभा और राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं। अगर इस बार विधानसभा चुनाव में जीत कांग्रेस की होती तो भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बहुमत से काफी पीछे रह गई। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस को 90 विधानसभा सीटों में से 37 सीटों पर जीत हासिल हुई और विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में भी पूर्व सीएम हुड्डा को पार्टी आलाकमान ने फ्री हैंड दिया। प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें जीतकर पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी बेहतर प्रदर्शन पार्टी का रहा। व्यक्तिगत रूप से हुड्डा परिवार के लिए साल 2024 कैसा रहा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा की सियासत में हुड्डा परिवार को आप समझ लीजिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को पिता रणबीर हुड्डा से विरासत में राजनीति मिली। रणबीर सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी रहे और संविधान सभा के सदस्य भी रहे। 3 बार सांसद और संयुक्त पंजाब और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं रणबीर हुड्डा। परिवार की राजनीतिक विरासत को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संभाला। 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 4 बार सांसद और प्रदेश में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी 4थी बार सांसद हैं। अब आपको बताते हैं हुड्डा परिवार के लिए ये साल कैसा रहा। कांग्रेस आलाकमान के सामने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पक्ष काफी मजबूत रहा। यही वजह है कि हुड्डा प्रदेश में कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने रहे। चाहे बात लोकसभा चुनाव की हो या विधानसभा चुनाव की, पार्टी संबंधी फैसलों में हुड्डा का प्रभाव देखने को मिला। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर रहा आला कमान का हाथ। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास फ्री हैंड प्रदेश कांग्रेस की कमान देखने को मिली। लोकसभा चुनाव में 9 में से करीब 8 उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी बनाए गए थे। हुड्डा की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में 10 में से कुल 5 सीटों पर जीत कांग्रेस की हुई। साल 2019 में खोई रोहतक लोकसभा सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की प्रदेश की सबसे बड़ी जीत हुई। विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के ज्यादातर उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दी गई। पूर्व सीएम हुड्डा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आ पाई कांग्रेस, लेकिन जीती 37 सीटें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो दबदबा पार्टी और प्रदेश की सियासत में है, साल 2024 में वो बरकरार रहा। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जरूर बड़े बड़े झटके हुड्डा परिवार को लगे थे। पिता पुत्र दोनों ही सोनीपत और रोहतक जैसे अपने क्षेत्र और प्रभाव वाली लोकसभा सीटों पर हार गए थे, लेकिन इस बार हिसाब किताब चुकता करने का काम किया। रोहतक जो हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, वहां से हुड्डा परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल करने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम में आपने जाना कि ये साल किस राजनीतिक परिवार के लिए अच्छा रहा और किस परिवार को इस बार न जनता का साथ मिला और न किस्मत का। बहरहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।